नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है केंद्रीय बजट 2026-27 का पूरा कच्चा चिट्ठा। हमारे पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं का पूरा ब्यौरा है, तो आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये बजट सिर्फ अगले साल का हिसाब किताब है या फिर कह सकते हैं कि अगले दशक की नींव रखने की कोशिश। आज हम यही देखेंगे कि सरकार का असली फोकस कहाँ है और इसका हम पर, उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। वैसे शुरू करने से पहले कुछ आंकड़े तो सच में दिमाग चकरा देते हैं। कुल खर्च है करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए और इसमें से जो कैपेक्स है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है 12.2 लाख करोड़। ये एक बहुत बड़ी रकम है और राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अब सीधे शब्दों में कहें तो मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। तो हर 100 रुपए कमाने पर सरकार लगभग 104 रुपए 30 पैसे खर्च कर रही है। तो चलिए इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की कहानी समझते हैं। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास को रफ्तार देने पर है और इसमें सबसे पहले बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग की। कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जैसे बायोफार्मा शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, पर क्या ये मेक इन इंडिया के पुराने नारों से कुछ अलग है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अब तक मेक इन इंडिया का मतलब ज्यादातर असेंबली रहा है। जैसे फोन के पुर्जे बाहर से आए और हमने यहाँ उन्हें जोड़ दिया। हाँ, सही बात है। लेकिन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 या 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाओं से हम सिर्फ जोड़ने से आगे बढ़कर बनाने और कह सकते हैं सोचने की तरफ जा रहे हैं। सोचने की तरफ, अच्छा। जी, ये असल में टेक्नोलॉजी के मालिक बनने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक मजदूर। सोचिए, सेमीकंडक्टर आज हर चीज में है, आपके फोन से लेकर आपकी कार तक। अगर हम चिप बनाना सीख गए तो ये एक गेम चेंजर होगा। और इसी में एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये मैंने पहली बार सुना है। ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये इतना जरूरी क्यों है कि इसके लिए एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है? रेयर अर्थ मिनरल्स वो तत्व है जो जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सोलर पैनल, मिसाइल सिस्टम, यहाँ तक कि फाइटर जेट के इंजन, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। और अभी दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ चीन कंट्रोल करता है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, तो ये कॉरिडोर बनाकर भारत अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एक रणनीतिक कदम है। समझ गई। मतलब कल को अगर चीन सप्लाई रोक दे तो हमारी पूरी हाईटेक इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। बिल्कुल, ये उसी जोखिम से बचने का एक तरीका है। तो ये भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। ठीक है, तो सरकार फैक्ट्रियां और नई टेक्नोलॉजी पर तो भारी निवेश कर रही है, लेकिन इन फैक्ट्रियों तक सामान पहुंचेगा कैसे और वहां से निकलेगा कैसे? यहीं पर शायद बजट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा तस्वीर में आता है। 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स। बिल्कुल, और कैपेक्स का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति। मतलब सड़कें, पुल, पोर्ट्स, मशीनरी, ये वो खर्चे जिसका असर कई सालों तक अर्थव्यवस्था पर रहता है, की एक्टिविटी पैदा करता है। सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, मजदूरों को काम मिलता है। तो ये 12.2 लाख करोड़ असल में अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा धक्का देने की कोशिश है। और इस धक्के में कुछ बहुत बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे डानकुनी से सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जल मार्ग, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। मुंबई, पुणे, पुणे हैदराबाद। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। महत्वाकांक्षी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि आर्थिक रूप से कितना व्यावहारिक है। मतलब दुनिया में कई हाई स्पीड रेल परियोजनाएं भारी कर्ज में डूबी हैं। ये बहुत महंगी होती हैं और इन्हें मुनाफे में लाना एक बड़ी चुनौती है। तो सही रूट चुनना और लागत को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। घोषणा करना एक बात है और उसे जमीन पर उतारकर सफल बनाना बिल्कुल दूसरी। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट भी है, शहर आर्थिक क्षेत्र, यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। हर क्षेत्र के लिए 5 साल में 5,000 करोड़। ये क्या है? क्या ये स्मार्ट सिटी जैसा कुछ है? ये स्मार्ट सिटी से एक कदम आगे है। स्मार्ट सिटी का फोकस शहर के अंदर की सुविधाओं पर था, अच्छी सड़कें, वाईफाई वगैरह। सिटी इकोनॉमिक रीजन का आइडिया है शहरों को आर्थिक विकास की इंजन के रूप में विकसित करना। अच्छा। जी,
मतलब एक शहर और उसके आसपास के 100-150 किलोमीटर के इलाके को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखना, जहां इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी सब एक साथ प्लान किए जाएं। ओके, तो ये सब विकास और प्रगति की बातें हैं, लेकिन इस सब से पर्यावरण पर भी तो असर पड़ेगा। क्या बजट में इसका ध्यान रखा गया है? मैंने 20,000 करोड़ के कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फंड या CCUS के बारे में पढ़ा। एक मिनट, ये कार्बन कैप्चर क्या भला है? क्या इसका मतलब है कि हम धुएं को पकड़कर कहीं बंद कर देंगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। सोचिए कि फैक्ट्रियों और पावर प्लांट की चिमनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे हम हवा में छोड़ने के बजाय एक टेक्नोलॉजी से पकड़ लें और फिर उसे पाइपलाइन के जरिए ले जाकर जमीन के बहुत नीचे या समुद्र के तल में सुरक्षित स्टोर कर दें। वाह! हाँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है। इसीलिए सरकार इस 20,000 करोड़ के फंड से कंपनियों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका है। ये तो वाकई दिलचस्प है। ठीक है, तो सरकार सड़कें, पोर्ट्स, फैक्ट्रियां, भविष्य की टेक्नोलॉजी, इन सब पर तो भारी निवेश कर रही हैं। लेकिन इन सब कुछ चलाएगा कौन? यहीं पर शायद बजट का दूसरा हिस्सा यानी स्किल्ड लोग और मानव विकास तस्वीर में आता है। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। मशीनें और इमारतें अपने आप नहीं चलती, उन्हें चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए। इसीलिए बजट का दूसरा कर्तव्य लोगों की क्षमता निर्माण पर है। और इसमें एक पहल मुझे बहुत अनोखी लगी। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये तो आज के बच्चों और युवाओं की दुनिया है। तो क्या सरकार अब इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर करियर और उद्योग के तौर पर देख रही है? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। 10 साल पहले तक गेमिंग को, आप जानते हैं, समय की बर्बादी माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। आज ये अरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री है और भारत इसमें एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। बाहुबली जैसी फिल्मों ने दिखाया है कि हमारे VFX आर्टिस्ट दुनिया में किसी से कम नहीं है। ये लैब्स बच्चों को स्कूल के स्तर से ही इन नए युग के कौशल के लिए तैयार करेंगी। ये भविष्य के लिए रोजगार पैदा करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इसके साथ ही 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की भी बात है। तो ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां टॉप यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च लैब्स हो, बड़ी कंपनियों के इनोवेशन सेंटर हो और स्टार्टअप्स के लिए जगह हो, सब एक ही कैंपस में। मतलब शिक्षा को सीधे इंडस्ट्री और इनोवेशन से जोड़ने की कोशिश। जी, बिल्कुल वैसा जैसा स्टैनफोर्ड और सिलिकॉन वैली में देखने को मिलता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, समावेशी विकास। मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे। यहाँ किसानों, दिव्यांगजनों और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस है। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI टूल है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना। ये एक बहुत जरूरी कदम लगता है। बहुत जरूरी। और यहाँ एक और पैटर्न देखने को मिलता है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की कोशिश। अच्छा। जी, निम्हांस 2 का उत्तर भारत में आना, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जोर देना और पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट का विकास, ये सब दिखाता है कि सरकार विकास को सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहती। ठीक है, तो ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। बजट का पार्ट B एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। एक नया आयकर अधिनियम 2025। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या टैक्स बढ़ने वाला है? लक्ष्य है नियमों, प्रक्रियाओं और फॉर्म को इतना आसान बनाना कि एक आम करदाता भी उसे आसानी से समझ सके। ये अप्रैल 2026 से लागू होगा। अच्छा, तो ये तो अच्छी खबर है। और आम लोगों के लिए कुछ सीधे फायदे भी हैं? जी हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स हटा दिया गया है। और एक चीज जो बहुत से लोगों को पसंद आएगी, विदेशी टूल पैकेज पर जो 20% TCS लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। हाँ, ये सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को राहत देने वाले कदम हैं। मतलब विदेश घूमना अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा? बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि व्यापार करने में आसानी के लिए क्या किया जा रहा है। और यहाँ कुछ बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। जैसे कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। मान लीजिए कोई व्यापारी समय पर अपने बही खाते पेश नहीं कर पाता है, तो अब इसे आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना लगेगा। अच्छा, ये तो एक बड़ा बदलाव है जो व्यापारियों को जेल के डर से मुक्ति देगा। जी, और कंपनियों के लिए MAT यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को घटाकर 14% कर दिया गया है।
लेकिन सबसे बड़ी घोषणा जो मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर हो सकती है वो वैश्विक निवेशकों के लिए है। क्या है वो? जो ग्लोबल क्लाउड कंपनियां भारतीय डेटा सेंटर्स का उपयोग करेंगे उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। 1 मिनट, 2047 तक टैक्स हॉलिडे? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत बड़ा है। अभी दुनिया का ज्यादातर डेटा आप देखिए अमेरिकी या यूरोपीय कंपनियों के सर्वर पर रहता है। Amazon, Google, Microsoft। हाँ, 2047 तक का टैक्स हॉलिडे इन बड़ी कंपनियों को भारत में अपने सबसे बड़े और सबसे आधुनिक डेटा सेंटर बनाने के लिए आकर्षित करेगा। इससे न केवल हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत का डेटा भारत में ही रहेगा, जो रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल। ये तो हुई डायरेक्ट टैक्स की बात। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? यहाँ कुछ उपभोक्ता अनुकूल कदम हैं, जैसे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विदेश से सामान मंगाने पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसे 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। मतलब विदेश से आने वाले रिश्तेदारों से चॉकलेट और परफ्यूम मंगाना अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की और भी दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जो मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है। और कस्टम्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी बात हो रही है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार व्यापार को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का भरपूर लाभ उठा रही है। कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लाया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपको विदेश यात्रा के लिए वीजा, टिकट, होटल बुकिंग सब कुछ एक ही सरकारी ऐप पर मिल जाए। वाह! सरकार वही सुविधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों के लिए बना रही है, ताकि उन्हें 10 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। और मैंने AI से हर कंटेनर को स्कैन करने की योजना के बारे में भी पढ़ा है। जी, ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सोचिए, पोर्ट पर आने वाले हर कंटेनर को बिना खोले AI की मदद से स्कैन कर लिया जाएगा। अच्छा। इससे न केवल तस्करी रुकेगी, बल्कि क्लियरेंस का समय दिनों से घटकर घंटों में आ जाएगा। ये भारत में व्यापार करने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ऐसा लग रहा है कि ये बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। इसका फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को भविष्य के लिए तैयार करने पर है। और टैक्स सिस्टम को आसान बनाकर व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाने पर है। बिल्कुल। ये बजट विकसित भारत के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी खाका पेश करता है। इसमें बायोफार्मा से लेकर सीमा शुल्क में AI तक शामिल है। तो ये भविष्य की ओर देखने वाला बजट है। जी, जो केवल अगले साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 2 दशकों के लिए नींव रख रहा है। तो आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि विजन बहुत बड़ा और प्रभावशाली है, लेकिन भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस दृष्टिकोण को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। घोषणाएं करना और उन्हें हकीकत में बदलना 2 अलग-अलग बातें हैं। क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा, हमारी नौकरशाही इस विजन की गति के साथ तालमेल बिठा पाएगी? इसलिए परीक्षा तो क्रियान्वयन नहीं होगी। जी, यही इस बजट की सफलता का अंतिम पैमाना होगा। और इसी बड़े सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।